हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। आज हम हिंदी पुस्तक कक्षा छठी रिमझिम के अध्याय 18 चुनौती हिमालय की पढ़ेंगे। इसमें जोजिला पास के बारे में बताया गया है। तो क्या होता है कि जोजिला पास के आगे चलकर जवाहर मतयान पहुँचे तो एक नवयुवक कूली था। उस कूली ने साहब को बताया कि साहब, सामने उस बर्फ़ के ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कूली की बात काटी। बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। कितना दूर? जवाहर ने पूछा। 8 मील साहब, कूली ने जल्दी से उत्तर दिया। बस, तब तो ज़रूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाख इलाके की ओर चले गए थे। मतलब कि यहाँ पे देखिए कि एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जम्मू कश्मीर के पास जो है एक जोजिला पास पड़ता है और उस जोजिला पास से होकर लद्दाख इलाके की ओर जाया जाता है। ठीक है, अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती है? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब, मैं चलूँगा। भेड़ें चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आए। आकाश में रात्रि की कालिमा का प्रातः की कालिमा फैलाती जा रही थी। तिब्बत पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास, फीके, बर्फ के ढके चट्टानी पहाड़े सुबह की पहली किरण का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेट कर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते? भाई किशन और कूली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहर चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीराना था। पेड़ पौधे की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आँख को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक ओर सूसू करती बर्फीली हवाएं बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। जो जो ऊपर चढ़ते गए त्यों तो सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कूली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्होंने उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता है जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहर ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि जब भी हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पहाड़, पठार ये ऊंचे स्थानों पर होते हैं। हमारी सतह से जहाँ हम रहते हैं वहाँ से ऊंची स्थानों पर होते हैं। तो जब भी हम अपनी सतह से ऊंची स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो जो है कि हमारे मतलब कि कम होता जाएगा।
और धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी सांस भी बढ़ेगी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए दिक्कत आती है सांस लेने पर। और कई लोग के नाक से खून भी आने लगता है, और कई कई मानसिक तनाव भी होने लगते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में बर्फ़ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखर से घिरा हुआ मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंध धुंध लके में ओझल हो गई। दिन भर के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वह लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होगा इस वक्त अमरनाथ। से भी ऊपर पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवार की चाल में न ढीलापन था, न बदन में सुस्ती। हिमालय की चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। शाब, लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते हैं। पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहर लाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही बाकी है, कहकर जवाल के थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढक कर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वह लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वह खाई में गिर पड़े। साहब गिर गए, किशन चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वह खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहर हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहर कसकर रस्सी पकड़े थे, वह उनका एकमात्र सहारा था। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाए तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। जवाहर जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, फिर चिल्लाए। खाई की दीवार से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहर की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़े रहे। एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलना, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन कांप
जाते और मजबूती से रस्से पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहर ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कूली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ाने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिरे तो उसका पता भी ना चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साहब चोट तो नहीं आई? एक कूली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहर फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अभी भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहर को आकर्षित करती रही। ये जो है कहानी सुरेखा पड़ंदीकर की है। अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट तथ्य दिखेंगे कि लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हम इसके अंदर आगे और भी पढ़ेंगे बच्चों। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक वर्णन ऐसा भी पाठ में तुमने जवाहरलाल नेहरू की पहाड़ी यात्रा के बारे में पढ़ा था। मतलब कि वो जो कहानी थी ना, वो जवाहरलाल नेहरू की थी। वो पहाड़ी यात्रा पर गए थे। नीचे एक और पहाड़ी इलाके का वर्णन दिया गया है, जो प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा की किताब चीड़ों पर चांदनी से लिया गया है। इसे पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। अभी ये तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे भाई, हम जो है आगे पढ़ेंगे कि हम क्या उगाते हैं। ठीक है, हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। हम पानी का जहाज उगाते हैं जो समुद्र पार करेगा। हम मस्तूल उगाते हैं जिस पर पाल बंधेगी। हम वह फट्टे उगाते हैं जो हवा के थपेड़ों का सामना करेगी। जहाज का तला शहतीर कोहजी। हम पानी का जहाज उगाते हैं जब पेड़ उगाते हैं। क्या हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। हम बल्लियाँ पट्टिए और फर्श उगाते हैं। हम खिड़की, रोशनदान और दरवाजे लगाते हैं। हम छत के लट्ठे, शहतीर और उसके तमाम हिस्से उगाते हैं। हम घर उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। ऐसी हजारों चीज़ें हम हर दिन देखते हैं। हम गुंबद से भी ऊपर आने वाली शिखर उगाते हैं। हम अपने देश का झंडा फहराने वाला स्तंभ उगाते हैं। सूरज की गर्मी में छाया मानो मुक्त ही उगाते हैं। हम यह सब उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। ये मतलब पेड़ के बारे में कहा गया है कि पेड़ का कितना महत्व है और पेड़ से क्या क्या चीज़ें हम लोग जो है कि बनाते हैं। अब इसमें ये सब कुछ अपने आप देख सकते हो, यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले करके जो है कि कर लीजिएगा, इनके अर्थ जान लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अमराई, आकार और ये आला, मतलब यहाँ पे दिया गया है कि अगर ऐसे पेड़ की झुंड है तो इसे अमराई कहेंगे। ये आकार है, और इस तरह के जो घर में आपने देखे होंगे इसे आला कहते हैं, जिसके अंदर अपनी हम चीज़ें रखते हैं। कई बार गांव में आपने देखा होगा इसमें दिया जलाते हैं। बाकी यहाँ पे भी कुछ ये शब्दार्थ हैं, इनकी भी आप जो है कि फ़ोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ऐसे आप इनको खींच लीजिए। थोड़ी देर में रुक रहा हूँ। बाकी यहाँ पे ये सब
उन्हीं के बता रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी होती हैं। फिर यहाँ पे ये देख लिया हमने टका पड़ा था, 2 पैसों के बराबर तांबे का सिक्का होता है। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। फिर यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तांगा है, ये दड़बा है जिसके अंदर हम मुर्गियाँ पालते हैं। ये ठीकरा है जिसको मटका भी बोलते हैं। ये भी आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ये बोरसी है जिसके अंदर हम लोग कोयला भरते हैं और अपने खाने का सामान पकाते हैं। ये मछिया है जिसके ऊपर पटरी की तरह होता है, इसमें हम जो है कि बैठते हैं। और ये मश्क है, ये चमड़े से बनती है, इसके अंदर हम पानी स्टोर करते हैं। ये ज़्यादातर आपको रेगिस्तानी इलाकों में दिखेगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सालन है, एक तरीके का कोई पकवान है। ये हरकारा है, हरकारा। और ये हौदा है, हरकारा। और ये हौदा है जो हाथी के ऊपर ये बैठा हुआ है ना, जो ये बना हुआ है, इसको हौदा कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो है कक्षा 6 अध्याय हिंदी की पुस्तक रिमझिम का अंत है। यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म होती है। जो जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे इसके अंदर, ज़्यादातर इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे नहीं, बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया है एग्ज़ाम पर्पज़ से, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। एक एक बार भी वीडियो को देख लेंगे तो आपके बहुत काम आएंगी। इन शब्दार्थों को देख लेंगे तो बहुत काम आएंगे, आपको समझ में आने लगेगी हिंदी। हिंदी बहुत ही रोचक है। एक बार आप हिंदी की कविता कहानी पढ़ोगे ना, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ ना, तो अगर मैं कोई कहानी पढ़ता हूँ ना, तो ऐसे पढ़ता हूँ कि शुरू में तो मेरे को बोरियत होती है, लेकिन जब पढ़ना चालू करते हैं ना, तो इतना मज़ा आने लगता है कि ये समझ लो कि मज़ा आने लगता है ना, तो मैं उस कहानी की बुक को एक ही दिन में ख़त्म कर डालता हूँ। जैसे कोई उपन्यास है, एक ही दिन में ख़त्म कर डालता हूँ। एकांकी है, एक ही दिन में ख़त्म कर डाल देता हूँ। ऐसे मतलब बहुत ही रोचक लगता है हिंदी। तो दोस्तों यही सब है, आप इन्हें पढ़िए। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।